हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और लेनी है अगर एक सीट तो ध्यान से देखो ये सीरीज़, और ये है हमारी पेनिशिया सीरीज़ का नंबर है आज 10। और आज मैं आप लोगों को करवा रही हूँ विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडीज से संबंधित कुछ बहुत बढ़िया क्वेश्चंस जो आपको भी अच्छे लगेंगे, मुझे अच्छे लगे हैं। अब जरूरी तो नहीं है जो चीज़ मुझे अच्छी लगे वो दूसरे को भी लगे, बट सही है, क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है। थोड़ा सा कुछ अलग भी है। और अभी मैं आप लोगों को बता दूं भाई, बैचेस वगैरह अब आप लोगों को पता है कि अभी ये फाइनल वो समय चल रहा है आपकी तैयारी को। एक ऑब्वियसली आप लोग तैयारी तो अब कर चुके होंगे, और इस समय आपको अपनी तैयारी करते समय ये देखना है कि आप कितना प्रिपेयर्ड हैं। तो अभी हमने 18 तारीख से स्कोपम प्रैक्टिस बैच जो कि पीजीटी के लिए है वो लॉन्च हुआ है, और ये है 1099 का बैच है, यानी कि 1100 का। और इसमें नोट्स नहीं है। इसके जो भी पेपर्स हैं वो पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे क्योंकि वो बन रहे हैं अभी, और पहला पेपर बन चुका है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, अभी मैंने इसका एक वीडियो भी डाला था कि किस तरीके से क्वेश्चंस और किस तरीके से उनके शॉर्ट नोट्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं या आपने तैयारी नहीं भी करी है, पीजीटी बहुत वाइड हो जाता है, गिव इट अ चांस कि इस बैच को आप लेके देखिए। हो सकता है कि आपको इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनसे, जो मैं शॉर्ट नोट्स बनवाती हूँ उनसे पढ़कर आपको एक बहुत हेल्प मिले, और आप एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिले। जिनकी तैयारी अच्छी हुई हुई है उनके लिए तो ये बैच बेनिफिशियल है ही, लेकिन जिन्होंने तैयारी अभी पीजीटी की नहीं भी करी है ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है। कम से कम वो शॉर्ट नोट्स, मैं कैसे करवाती हूँ स्कोपम में कि भाई, मैं तो वैसे अपने जो भी प्रैक्टिस बैच है उनमें यही कराती हूँ कि जैसे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बच्चों से पूछा कि इसके आंसर क्या हैं, तो उन्होंने बताया कि जैसे क्वेश्चन में उन्होंने बताया कि भाई इसका आंसर ए है, बी है। तो मैं ये बताती हूँ कि भाई इसका, जैसे उसमें क्या करती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एज अ क्वेश्चन के रूप में या उसके रूप में लेकर सारी चीज़, जैसे मान लीजिए मैंने एक टीएस इलियट का क्वेश्चन लिया, और टीएस इलियट का क्वेश्चन लिया मैंने उनकी पोएम लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। तो मैं पूरा ये बताऊंगी कि लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक कब लिखी गई, और उसमें कितनी लाइंस हैं, कौन सी टेक्निक यूज़ हुई है, इसमें कौन सा जो है मेन पॉइंट कौन सा है। मान लीजिए कोई डिकेंस का क्वेश्चन आया तो मैं ये बताऊंगी कि डिकेंस के, मान लीजिए हार्ड टाइम्स पे आया तो मैं ये बताऊंगी कि हार्ड टाइम्स कब लिखी गई। हार्ड टाइम्स पे संबंधित अगर कोई भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए होंगे तो उनको बताऊंगी। उसके बाद हार्ड टाइम्स का मेन कैरेक्टर कौन सा है ये बताऊंगी। तो आप ये मान के चलिए कि एक शॉर्ट नोट्स टाइप आपका इसमें तैयार हो जाता है। जिस हिसाब से मैं इसमें मेहनत कर रही हूँ उतना फीस इसकी नहीं ले रही हूँ। अगर कोई व्यक्ति ने तैयारी कर रखी है तो उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर नहीं भी कर रखी है तो फिर भी उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है स्कोपम बैच, ठीक है। इसके बाद ये हमारा पाइनियर प्रैक्टिस बैच है, इसमें भी सेम वही टेक्निक है। जैसे आज मैंने अभी एक ग्रामर के क्वेश्चंस करवाए, तो ग्रामर के क्वेश्चंस करवाने में मैंने रूल बेस्ड क्वेश्चंस भी करवाए हैं। तो भाई इसमें ग्रामर, लिटरेचर सभी, अब कुछ लोग पूछते हैं, जैसे हमारे पास फ़ोन आते हैं कि मैम इसमें मतलब मुझसे तो बात नहीं होती है कि भाई इसमें ये बताइए कि इसमें ग्रामर के क्वेश्चंस हैं या नहीं है। देखिए जो टेस्ट पेपर्स बनते हैं उनमें सब चीज़ होती है, लिटरेचर भी होगा, ग्रामर भी होगा, लिटरेरी टर्म्स भी होते हैं, सब कुछ होता है, एक कंप्लीट पेपर बनता है। लेकिन कभी कभी बीच बीच में जैसे सिर्फ ग्रामर का बना दिया, सिर्फ लिटरेचर का पेपर बना दिया, इसमें इतना मटीरियल है इस वाले में तो कि मतलब आप ये मान के चलिए कौड़ियों का दाम में इसमें जो है ना ट्रेजर मिल रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 1599 का बैच है जिसमें हमारी जो पार्ट टू विक्ट्री, अब कुछ लोग पूछते हैं पार्ट टू विक्ट्री क्या चीज़ है। पार्ट टू विक्ट्री मेरी लिखी हुई किताब है, जैसे आप लोग मार्केट में और अवेलेबल टीजीटी के लिए किताब खरीदते हैं, ऐसी ही किताब है जिसमें लिटरेचर पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन है, प्रैक्टिस पेपर्स हैं, और उसके साथ प्रैक्टिस पेपर्स भी दिए जाते हैं 1899 वाले बैच में। जो 1599 वाला बैच है उसमें बुक नहीं मिलती है, प्रैक्टिस पेपर्स मिलते हैं। तो अब क्या है कि जब तैयारी करता है ना स्टूडेंट, तो वो सोचता है कि मुझे ना रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट भी पता चल जाए क्वेश्चन का कि क्या है। तो आप ये सोचिए कि अगर आप मार्केट में अवेलेबल सारे प्रैक्टिस टेस्ट खरीदोगे तो भी उनकी कीमत इनसे ज़्यादा हो जाएगी, और ज़रूरी नहीं है कि उनमें आंसर जो है वो भाई सही है या नहीं है, या उसकी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं पता चल रही है। तो वो एक्सप्लेनेशन और वो सब चीज़ आपको यहाँ पर पता चलती है। तो जिनको इन बैच की वैल्यू पता है वो तो खरीद रहे हैं,
और जिनको नहीं पता मैं कितना ही बोल लूँ उन्हें नहीं समझ में आने का। तो भैया ये उनके लिए है जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं। ये दोनों स्कोपम हो, पायनियर हो, दोनों बैचेस उनके लिए हैं। और अगर भाई डिटेल्ड चाहिए कि भाई अगर हमसे ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे या लिटरेचर के हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारे डिटेल्ड बैचेस भी हैं। और डिटेल्ड बैचेस हैं ये, जैसे कंप्लीट लिटरेचर ग्रामर का बैच है, सिर्फ लिटरेचर ग्रामर का एक अलग लिटरेचर का है, अलग ग्रामर का है, नोट सबके तुम्हारे घर पर आएंगे। टीजीटी पीजीटी का भी है, सिर्फ टीजीटी का भी है, सब कुछ है। बस आओ, इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करो, स्टोर में जाकर अपनी पसंद का जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बेसिकली जो मुझे बताना है ये है एमसीक्यूज ऑन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज। और सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आ गया, विच प्ले एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ द करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ पावर मोस्ट एक्सप्लिसिटली। तो इस क्वेश्चन को अगर आप समझें तो आप पहले क्वेश्चन को देखिए कि कौन सा प्ले जो है वो पावर को मतलब जो पावर है उसे कितनी बुरी तरीके से यूज करा गया, वो कौन सा प्ले है जो दिखाता है कि भी पावर को कितनी बुरी तरीके से यूज किया गया। कौन सा प्ले है बताओ? क्या हैमलेट है? हैमलेट में पावर को यूज नहीं किया गया। किंग लियर नहीं, किंग लियर में डिवाइन राइट ऑफ किंग्स तो है, किसमें है? ऑथलो में भी पावर का यूज नहीं है। डोमेस्टिक ट्रेजेडी वैसे ही है। जो करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ पावर है कि भाई जो पावर जहां पे करप्ट वे में करी गई है, किस तरीके से डंकन को मारना, खुद राजा बन जाना, अपने राजा बनने के क्षेत्र में जितने भी लोग आने हैं उनको सबको मार देना, और वो कौन करता है? मकबेथ। द आंसर इज मकबेथ। द आंसर इज मकबेथ। The divine right of kings is a concept that is most directly challenged in which play? Divine right of kings का मतलब क्या होता है? Kings are made by gods. King एक authority है direct from the god. तो ये जो डिवाइन राइट ऑफ किंग है इसको जो सबसे ज्यादा डायरेक्टली चैलेंज करा गया है वो कौन से प्ले में करा गया है? रिचर्ड सेकंड, हैमलेट, मकबेथ या किंग लियर? तो डिवाइन राइट ऑफ किंग्स जिसे कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया गया है वो चैलेंज किया गया है दैट इज इन किंग लियर। Which tragedy features a protagonist who is considered a Machiavellian character? Machiavellian character अगर आप लोगों ने, एक किताब है जिसका नाम है द प्रिंस। द प्रिंस जो है वो एक किताब है और उसको जो है निकोलो मैकियावेली जो है के द्वारा लिखा गया है। और मैकियावेलियन कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? मैकियावेलियन कैरेक्टर का मतलब होता है वन हु इज कनिंग, मैनिपुलेटिव एंड हु कैन क्रॉस ऑल द लिमिट्स टू अटेन हिज गोल। दैट इज कॉल्ड मैकियावेलियन कैरेक्टर। कहाँ से आया है? निकोलो मैकियावेली की किताब द प्रिंस से। एंड हु अमंग दीज इज अ ट्रू एपिटमी ऑफ मैकियावेलियन कैरेक्टर? इज इट हैमलेट? नो, Iago, you can say that. मगर Iago से भी जो बड़ा विलन है ना वो है रिचर्ड थर्ड, जो सारी चीजों को मैनिपुलेट करता है अपने हिसाब से। द हंचबैक। द आंसर इज रिचर्ड थर्ड। तो अच्छे है ना क्वेश्चंस? Which play uses the motive of blindness, both literal and figurative, to great effect? Hamlet, Othello, किंग लियर या मकबेथ? अगर आप इस बात को कि इनमें किसमें ब्लाइंडनेस को जो है वो बताया गया है टू ग्रेट इफेक्ट बताने के लिए, तो ब्लाइंडनेस के लिए तो आप लोग बताइए कौन से में है भाई? ऐसा कौन सा प्ले है जिसमें जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर, वो पूरी तरीके से मतलब बोथ लिटरल एंड फिगरेटिव टू ग्रेट इफेक्ट? कि भाई देखो लिटरल वे में भी दिखाई गई है, आपने देखा होगा ग्लाउसेस्टर, और जो है फिगरेटिव वे में क्या है कि भाई किंग लियर जो है उसको वो एक अपने वर्ल्ड में रहता है, वो एक अपनी बेटियों के रियल कैरेक्टर से अनभिज्ञ रहता है, तो अंधा है फिगरेटिव वे में। और जो ग्लाउसेस्टर को
अंधा किया जाता है वो भी। तो लिटरल वे में और फिगुरेटिव वे में दोनों में किस में है, दैट इज किंग लियर। ठीक है जी। अब इसके आगे में जो है आप लोगों आगे बढ़ते हैं। The theme of appearances versus reality is central to which of these tragedies? अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझें तो इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि इसमें कि अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव। कौन सा ऐसा प्ले है जिसमें दिखता कुछ है और व्यक्ति है कुछ। चाहे आप अगर हैमलेट को लेते हैं तो हैमलेट पागलपन का नाटक करते हैं और लेकिन वो पागल है नहीं। ऑथलो को दिखाएं तो ऑथलो में इयागो के लिए पूरा जो है वो यूज किया गया है ऑनेस्ट इयागो, और वो जो है इयागो एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया है हु इज मतलब जो बहुत ज्यादा जेलस कैरेक्टर है, मोटिवलेस मलाइनिटी उसने ऑथलो से पाल रखी है। तो लेकिन दिखाया गया कैसा है, ओह बहुत ही जेंटल और नोबल है। अगर बात करें किंग लियर की तो अपीयरेंस उसमें भी दोनों बेटियां जो हैं वो ये इस तरीके से दिखाती हैं कि एज इफ दे लव देयर फादर सो मच, बट इट्स नॉट ट्रू। तो ये तीनों ही प्लेस में हमें अपीयरेंसेस वर्सेस रियलिटी, तो पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। Which of these play contains the famous line tomorrow and tomorrow and tomorrow? सोलिलकी कौन से प्ले में आपको देखने को मिलती है? और ये आप सभी जानते हैं tomorrow and tomorrow and tomorrow, ये जो सोलिलकी है ये मकबेथ की सोलिलकी है। The answer is D, that's Macbeth. Which character in Hamlet serves as a foil to Hamlet himself, highlighting Hamlet's inaction through his own decisiveness? तो भाई ये कौन सा कैरेक्टर है? भाई देखो इसमें ना अब हैमलेट की कमी ही क्या थी, ही वॉज अनेबल टू टेक डिसीजन, राइट डिसीजन एट द राइट पॉइंट। तो इसमें कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सही समय पर सही डिसीजन जो है वो लेता है? अब अगर हम बात करें तो उसमें दो हैं, इसमें एक लेयर्टीज है, एक फोर्टिनब्रास है। फोर्टिनब्रास लास्ट में आता है, अपना मुकुट उठा के राजा जो है वो खुद को मतलब उसने सही समय पे सही निर्णय। लेयर्टीज को भी अगर हम कहें तो अपने पिता की और अपनी बहन की मृत्यु का बदला लेने के लिए। तो दो कैरेक्टर्स हैं लेयर्टीज एंड फोर्टिनब्रास, दोनों ही जो हैं वो हैमलेट के फॉइल के रूप में दिखाए गए हैं। तो बोथ ए एंड बी। इन ऑथलो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द विलो सॉन्ग? तो मैं आपको इसके बारे में बताऊं। ऑथलो में एक्ट 4 सीन 3 में एक विलो सॉन्ग है। विलो सॉन्ग है जो डेस्डेमोना गा रही है। बेसिकली इट फोरशैडोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट टू दिस पुअर वुमन। तो इसमें जो विलो है ना, विलो इज द सिंबल ऑफ ये सैडनेस का सिंबल है। विलो, विलो जो ट्री होता है, और वो उसमें वो विलो सॉन्ग गा रही है। उसमें कह भी रही है वो कि भाई पता नहीं क्यों जिस व्यक्ति से वो प्यार करती है वो उसे उसको इनफिडेल समझता है, उससे नाराज है, और वो लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि उसके ना रहने के बाद भी उससे कोई नफरत ना करे। तो इट्स अ वेरी सैड सॉन्ग। एक्ट 4 सीन 3 में है ये, और इट फोरशैडोज द ट्रेजेडी दैट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। तो विलो सॉन्ग जो है इट फोरशैडोज डेस्डेमोना's डेथ, it represents female sorrow and abandonment, it underscores Desdemona's innocence, all of the above, सभी सारी चीजें बताता हुआ ये है विलो सॉन्ग, that's D. Which play features a tragic hero who is ultimately undone by his own pride? Macbeth, Coriolanus या King Lear या all of the above? तो इनमें से कौन सा प्ले कौन सा ट्रैजिक हीरो है अपने ही घमंड की वजह से जिसको जो जिसकी जो भाई जिसकी घमंड की वजह से जिसका खात्मा होता है? आप मकबेथ लीजिए, उसको लगता है कि जो विचेस ने भविष्यवाणी करी है तो उसको तो हर एक व्यक्ति औरत से जन्म लेता है तो उसे तो कोई मार ही नहीं सकता। अगर हम बात कुरियोलानस की करें तो ही वाज आल्सो ही आल्सो सफर्ड बिकॉज ऑफ हिज ह्यूब्रिस। किंग लियर के साथ भी यही होता है। माना किंग लियर, लेकिन किंग लियर अपने घमंड के आगे देखता ही नहीं है। नथिंग इज कम आउट ऑफ नथिंग। कॉर्डिलिया को जो सबसे ज्यादा प्यार करती है, ही वाज रियली ब्लाइंड टुवर्ड्स द वर्च्यूज ऑफ हिज डॉटर।
तो ये सारे के सारे ही जो हैं वो अपने घमंड की वजह से खत्म हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज ट्रेजेडीज डील्स मोस्ट एक्सप्लिसिटली विद द थीम ऑफ सोशल इनजस्टिस? सोशल इनजस्टिस के लिए किंग लियर, टाइमन ऑफ एथेंस, ऑथलो या हैमलेट? भैया सोशल इनजस्टिस होता है हमारे बेचारे टाइमन ऑफ एथेंस के साथ। ये वैसे शेक्सपियर का इनकम्प्लीट प्ले भी कहा जाता है। तो जितना बेचारा टाइमन जो है इतना लोगों के लिए करता है, वैसे होता भी है, जो बेचारा बहुत अच्छा होता है ना तो जूते पड़ते हैं सच में। तो ये जो है टाइमन बेचारा इतना कुछ करता है, लेकिन लोग जो है जब उसके पास कुछ भी मतलब उधार ले ले के लोगों को गिफ्ट्स देता है और उसके बाद कोई उसकी मदद नहीं करता। तो सोशल इनजस्टिस की जो कहानी है वो है टाइमन ऑफ एथेंस। आई होप कि ये 10 क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे यहाँ तक। अब आगे मैं बढ़ूँ इससे पहले थोड़े से अलग क्वेश्चंस लिए हैं। Which of the following best describes the character of Lady Macbeth? आपने सबने लेडी मकबेथ का भाई मकबेथ पढ़ी है, तो लेडी मकबेथ का कैरेक्टर कैसा है? जेंटल एंड सबमिसिव? ना, एम्बिशियस एंड रूथलेस, लॉयल एंड सपोर्टिव, टिमिड एंड फेयरफुल। भाई देखो ए और डी तो है ही नहीं। लॉयल और सपोर्टिव वो है, मगर अपने मतलब सबसे ज्यादा जो दिखाया ना, जब वो कहती है अनसेक्स मी, जब वो उसे कहती है कि अपने हस्बैंड को वो पूरा इंसाइट करती है कि नहीं तुमको डंकन को मारना ही है। तो एम्बिशियस एंड रूथलेस, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस एंड बहुत ज़्यादा रूथलेस जो है वो दिखाई है लेडी मकबेथ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द घोस्ट इन हैमलेट? घोस्ट मैंने आपको बताया भी था, हैमलेट पढ़ाया था, 4 टाइम्स अपीयर होता है। इट फोरशैडोज फ्यूचर इवेंट्स, बताने के लिए आया है आगे क्या क्या घटना घटेगी। ये भी बताता है कि किंग हैमलेट की मृत्यु कैसे हुई, और घोस्ट की अपनी एक वैल्यू है क्योंकि इससे पता चलता है कि किस दिशा में ट्रेजेडी जाएगी। तो ऑल ऑफ द अबव। इन ऑथलो व्हाट इज द कॉज ऑफ ऑथलोज डाउनफॉल? हिज लव फॉर डेस्डेमोना, भाई इतना प्यार करता था और डेस्डेमोना को ऑथलो कि उसे लगता था कि कहीं ना कहीं जब इंसान को बार बार पॉइजन किया जाए ना उसके दिमाग को, और उसको ये भी लगता था कि ऑथलो को कि भाई मैं अपनी पत्नी से उम्र में भी बड़ा हूँ, वो बहुत खूबसूरत है, मैं इतना नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज थी। दूसरा वो बहुत ज़्यादा एक गलीबल बहुत था, बहुत जल्दी विश्वास कर लेने वाला। और एक भैया बात वही है, इयागो मैकियावेलियन कैरेक्टर तो वो भी है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव था। तो ऑल ऑफ द अबव, तीनों की वजह से। Which of these characters is banished from Athens in Timon of Athens? Timon, Alcibiades या Epaminondas? तो भाई ये तीनों ही कैरेक्टर्स जो हैं इनको एथेंस से बैनिश किया जाता है। तो इसका भी आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। टाइमन को भी लास्ट में जब वो पत्थर और वो फेंकता है अपने मेहमानों के ऊपर गर्म पानी और पत्थर, तो उसको भी बैनिश किया जाता है। सबसे पहले जिस कैरेक्टर को करा जाता है वो एल्सिबाइड्स है, और एक है एपिमेंटस, वो जो फिलोसफर है। What is the central theme of Antony and Cleopatra? Love versus duty, power and ambition, fate and free will, all of the above. तीनों ही है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा की। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। आई होप कि आपके भी आंसर्स यही हो। विच ऑफ दीज प्लेज इज कंसिडर्ड वन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले? अब वन ऑफ कह रखा है लेकिन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया भी था कि शेक्सपियर के प्रॉब्लम प्लेज हैं, डार्क कॉमेडीज भी कहा जाता है, और ये है मेजा फॉर मेजा, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल एंड ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा। फ्रेडरिक एस बोस ने ये टर्म दिया है प्रॉब्लम प्ले। तो इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टॉर्म इन किंग लियर? किंग लियर में आप पता होगा कि भाई स्टॉर्म जो है वो अंदर का टर्मोइल भी बता रहा है, इंटरनल टर्मोइल। किंग लियर कितने परेशान है, तो वो जो बाहर का है और अंदर का दोनों का वो दिखा रहा है। इट सिंबलाइजेस द क्यूज इन द किंगडम, कि कितना दोनों बेटियों में राज्य बढ़ जाने से कितने अस्त व्यस्तता फैली हुई। एंड इट रिप्रेजेंट्स द पावर ऑफ नेचर, कि नेचर जब चाहे तो किसी को भी उखाड़ दे। और तो ये सारी ही चीज बताई हैं। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सो विद द हेल्प ऑफ दीज ऑप्शंस यू आल्सो कम टू नो दैट दिस कैन आल्सो बी वन ऑफ द ऑप्शंस। ये ऑप्शन मतलब हो सकता है कि भाई ये तीनों ना दे के कोई एक ऑप्शन दे दें।
विच ऑफ दीज कैरेक्टर्स इज नॉट अ कैरेक्टर, होना चाहिए था नॉट अ कैरेक्टर इन कोरियोलिनस। तो कोरियोलिनस, ऑफिडियस, वोलुमनिया या हैमलेट। हैमलेट तो भैया हैमलेट में है ना, उसमें थोड़ी है। तो ये थोड़े से एवं ही क्वेश्चंस हो गए हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ रोमियो एंड जूलियट्स ट्रैजिक डेथ? रोमियो एंड जूलियट जिसे ट्रेजेडी ऑफ सर्कमस्टांसेस भी कहा जाता है, और उसमें कोई हीरो या हीरोइन में कोई ट्रैजिक फ्लॉ नहीं था। उनकी परिवार जो है वो आपसी खानदानी दुश्मनी थी। द इम्पल्सिव लव, वो मतलब एक दूसरे से प्यार करते थे, और उन्होंने भाई प्यार में जब व्यक्ति होता है तो वो रीज़न नहीं लगाता। एंड फेट, फेट प्लेड अ ग्रेट रोल इन इट। तो ऑल ऑफ द अबव। और आज का लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ, फिर उसके बाद बाकी के क्वेश्चंस जो है आप लोगों को कल की क्लास में कराऊंगी। विच ऑफ दीज ट्रेजेडीज फिगर्स अ प्रोटैगनिस्ट हु इज ड्राइवन बाय रिवेंज? इनमें से कौन सी रिवेंज ट्रेजेडी है? क्या वो हैमलेट है, क्या वो ऑथलो है, क्या वो मकबेथ है, या वो किंग लियर? अगर हम बात करें, ऑथलो इज अ डोमेस्टिक ट्रेजेडी, मकबेथ जो है वो ओवरलैपिंग एम्बिशन है, और किंग लियर जो है फिलियल इनग्रैटिट्यूड पर आधारित है। तीनों में से कोई भी बदला नहीं ले रहा है। ऑथलो जो है गलिबल बहुत ज्यादा है, मकबेथ जो है वो पावर का जो है बहुत ही एक्सेसिव यूसेज बता रहा है, और किंग लियर तो सही बात है कि वो दोनों ही मतलब उसमें फिग्यूरेटिव और लिटरल ब्लाइंडनेस दिखाई गई है। लेकिन जो रिवेंज प्ले है दैट इज हैमलेट, जो सेनेका की ट्रेजेडी पे आधारित है, और मतलब सेनेकन ट्रेजेडीज को मॉडल मान के लिखा गया है। हैमलेट इज अ रिवेंज प्ले। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस, बाकी हम लोग जो है वो कल करेंगे। बाकी पूछ लिया था मैंने उसमें। And one more question that Amit wants to ask, who is the hero of Julius Caesar? तो कमेंट में बता दीजिएगा अगर पूरा वीडियो देखोगे तो। बाकी बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जो आपके पास है मटेरियल उसमें अभी इस समय बहुत ज़्यादा फैलाने के चक्कर में मत पड़िए। जो है पहले उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, और हमारे स्कोपम बैच और पाइनियर बैच आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अब बार बार आके मैं अपने इस बैच को इस बारे में इसलिए बताती हूँ कि इतने दिन से बोल रही हूँ फिर भी लोगों को नहीं पता इसमें है क्या, इसमें है क्या, और इसमें है क्या। चलिए, बाकी ये मटेरियल आपको जो है वो मिल जाएगा जब ये पूरा कर दूंगी, तब ये मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।